तो अपना लास्ट टॉपिक था बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ना। ठीक है देखिए अब थोड़ा सा और आगे सोचते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स में हमने एक चीज लिखवाई थी कि भाई कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मेटल H2O होल N, और यहाँ पर कुछ भी चार्ज हो सकता है ना, जो भी चार्ज होगा इसमें हम लिगैंड को ऐड करके देख रहे थे, राइट। एक एक करके लिगैंड ऐड हो रहा था, तो ये क्या बना था MLN और प्लस में NH2 रिप्लेस हो गए थे। अगर मैं बीटा को फाइंड आउट करता हूं तो बीटा क्या आया था, इसकी कंसंट्रेशन क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है भाई, फॉर्म हो रहा है मतलब स्टेबल हो रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरा जो आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसी को तो मैं लूंगा, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे थे हम, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2O N मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ L और उसकी पावर N, यही है। अब इसमें बस एक चीज आपको नोट डाउन करनी है, इसमें कंपैरेटिवली एक क्वेश्चन भी आता है, मैं बताऊंगा कैसे। यहाँ पे क्या नोट डाउन करोगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम एक एक लिगैंड को ऐड करके फाइंड आउट करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो पहले इसके अंदर मैं एक लिगैंड, यहाँ पे टोटल 4 मॉलिक्यूल है, राइट। एक लिगैंड को अगर मैं ऐड करता हूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा K1 इस प्रोसेस का, और ये हो जाएगा MH2O होल 3, एक L अंदर आ जाएगा और एक H2O बाहर हो गया, ठीक है। फिर सेकंड जो प्रोसेस होगी, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, MH2O होल 3L अगेन एक और लिगैंड, और ये सेकंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, क्या बनेगा MH2O होल 2L2 आ गया और प्लस में एक H2O आउट। ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, चारों लिगैंड को रिप्लेस करेंगे, तो इसमें 4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएंगे K1 K2 K3 और K4, राइट। तो पहली बात तो इनके मैग्नीट्यूड का ऑर्डर सबसे बड़ा होता है K1, फिर K2, फिर K3 और फिर K4। जैसे जैसे ये इसको रिप्लेस करते हैं ना लिगैंड, तो एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो एक लिगैंड सॉरी एक मेटल एटम है और उसके पास में एक लिगैंड आ गया मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, इसकी कुछ खाना पूर्ति पूरी कर दी है ना, जितना वो ले सकता था। अब दूसरा लिगैंड कि भाई साहब मैं भी आपके लिए खाना लेके आ रहा हूँ, तो ये बोलेगा मैंने तो इससे ले लिया, चलो कोई बात नहीं ले आओ आपका, ले लेंगे थोड़ा बहुत। फिर तीसरा और आ गया, तो इसकी ऐसे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी कम होती चली जाएगी, तो इन रिएक्शन की रिएक्टिविटी भी कम होती चली जाएगी, है ना। पहले वाले से बढ़िया से ले लेंगे। तो ये जो ऑर्डर है, एक तो ये रहेगा, एक तो ये क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकंड, बीटा की क्या वैल्यू होगी, बीटा इन सब का मल्टीप्लिकेशन, K1 मल्टीप्लाई बाय K2 मल्टीप्लाई बाय K3 एंड K4, ओके। जितनी बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, हायर द वैल्यू ऑफ बीटा लार्जर विल बी द स्टेबिलिटी, लार्जर विल बी स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी इनकी वैल्यू है ना, नॉर्मली क्या होता है न्यूमेरिकल में आपको ऐसे दिया जाएगा, नॉर्मली इनको लोग की टर्म में देते हैं बेटा। जैसे अगर मैं दोनों साइड में लोग ले लूं तो लोग बीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन में तो वो ऐड हो जाएगा, लोग K1 प्लस लोग K2 प्लस लोग K3 एंड लोग K4, ऐसे हो जाएगा ये। तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोग, है ना। तो अगर आपको ये डायरेक्टली वैल्यू दे दी जाए लोग की टर्म में, तो आप लोग बीटा फाइंड आउट कर लो, और कोई दो कंपाउंड जो होंगे, मान लो कंपाउंड A और कंपाउंड B, दोनों के केस में आप लोग बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसमें और इसमें डायरेक्टली ऐड करनी है, उनको मल्टीप्लाई मत कर देना, वैल्यू आपको लोग की टर्म में दे दी तो, क्योंकि इनका तो मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होता है, लेकिन लोग अगर ले लिया तो एडिशन विल बी इक्वल टू दिस। तो ये फाइंड आउट करेंगे, जिसका ज्यादा वैल्यू होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। इसमें एक क्वेश्चन दिया इन्होंने, देखो मैं बताता हूँ। दो कंपाउंड है भाई, एक तो कैडमियम का और दूसरा कॉपर का, कैडमियम एंड कॉपर। कैडमियम NH3 के साथ होल 4 2 पॉजिटिव, ये एक कंपाउंड बनाता है, दूसरा कॉपर भी बनाता है इसके साथ, है ना,
NH3 होल फॉर 2 पॉजिटिव। तो इसमें बताया गया है कि इसका जो K1, K2, K3 एंड K4 ये जो वैल्यूज है ना log की टर्म में दी है, log K1, log K2 एंड सो ऑन, इसके अंदर भी दी होंगी। तो log बीटा निकालोगे आप, इसका भी log बीटा निकालोगे, इन सबको ऐड करके इसका log बीटा ज्यादा आता है कॉपर वाले का। ठीक है, टेट्रामाइन कॉपर 2 इज मोर स्टेबल देन टेट्रामाइन कैडमियम। हो गया नोट डाउन? सारे पॉइंट नोटेड डाउन? जल्दी नोट कर लो बेटा, जल्दी नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम लेते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऑल द फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये वाला हो गया, इस साइड वाला ये हो गया होगा। फॉर एग्जांपल में आप ये कर लो यहाँ पे, नाउ स्टेबिलिटी कांस्टेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल 2 नंबर में आएगा या 1 नंबर में, वो आप बड़े आसानी से कर दोगे, कुछ नहीं बचा स्टेबिलिटी कांस्टेंट में। देखिए अगली जो कॉन्सेप्ट है इसको ले लेते हैं हम, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर सब कुछ डिस्कस हो जाएगा, अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। देखो भाई, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक मेटल होता है, कुछ लिगेंड्स होते हैं, है ना, जो भी इसके ऊपर चार्ज होगा, है ना, वो चार्ज हो सकता है N पॉजिटिव या कुछ भी। यहाँ पर ये लिगेंड है, कितने भी हो सकते हैं। ये चार्ज में मान लेता हूँ M पॉजिटिव और ये इसको मैं N से डिनोट कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे एक तो है मेटल, तो भाई मेटल की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, मेटल। दूसरा है यहाँ पे लिगेंड, तो लिगेंड की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या क्या नेचर है वो देखेंगे। तीसरा है नंबर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर, चलो वो नेचर में काउंट हो जाएगा, छोड़ दो। ओके, दो ही मेन है यहाँ पे। ओके, मेटल के अंदर दो चीजें हैं, चार्ज ऑन मेटल, ठीक है, दो फैक्टर, चार्ज ऑन मेटल, ऐसे ही बनाना बेटा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग नेचर ऑफ मेटल। यहाँ पे नेचर में हम मेनली लेंगे साइज, ठीक है, साइज ऑफ मेटल, राइट। फिर इसमें आएगा लिगेंड के अंदर नंबर वन आएगा नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड में दो ही प्रॉपर्टी शामिल होती हैं, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन पेयर देना है अपना, है ना। इसमें होता है कि वो कितना इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है, दैट इज बेसिक नेचर, है ना, बेसिक नेचर। उसकी बेसिक नेचर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर ये जो लिगेंड है, क्या ये लिगेंड चिलेट इफेक्ट देता है, चिलेशन करता है, तो वो स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। नंबर 3, क्या ये लिगेंड हमारा मैक्रोसाइक्लिक है, तो एक आता है इसके अंदर मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट के थ्रू। ये तीनों चीजें हम पढ़ेंगे। चिलेट इफेक्ट, चिलेशन से क्या आएगा, चिलेट इफेक्ट, हम इसको पढ़ेंगे। और मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट ये क्या होता है ये भी आप
अभी देखोगे तो ये 5 चीजें जो है ना मेनली इफेक्ट करेंगी भाई, जिसको हम एक एक करके अब डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लेते हैं चार्ज को, चार्ज ऑन मेटल। यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन मेटल, ठीक है बेटा, चार्ज ऑन मेटल। अगर मेटल के ऊपर चार्ज +4 है, एक केस में मान लो एक मेटल के ऊपर +4 चार्ज है और एक मेटल के ऊपर +2 चार्ज है, एक्चुअल में ये +4 नहीं लिखा जाता, ये 4+ लिखा जाएगा, पहले 4 फिर प्लस, 4+, लाइक दिस इज एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो देखो भाई, जो इनकमिंग लिगेंड है इसका मतलब ये है यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही ज्यादा है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो वहां पे जगह खाली होगी, है ना, बहुत ज्यादा जगह खाली होगी। तो जो कोई भी लिगेंड होगा, है ना, जो कोई भी लिगेंड होगा इसको बड़े आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन दे देगा। दूसरा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है भाई, तो इनकमिंग लिगेंड को नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हो, है ना, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको आसानी से अट्रैक्ट करेगा। तो एक पॉइंट ये हो गया, इट विल बी मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल, ओके। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं इन 3D ट्रांजिशन सीरीज, जो सबसे ऊपर वाली डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D ट्रांजिशन सीरीज को देखूं और +2 चार्ज को कंसीडर करता हूं, +2 चार्ज को, 3D ये सीरीज होती है बेटा, स्कैंडियम टू टाइटेनियम, ये वाली 3D, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है, ये 4D 5D 6D, इसको बता रहा हूं। इसके केस में अगर +2 चार्ज वाले मेटल्स को देखा जाए तो ऑर्डर ये रहता है स्टेबिलिटी का, Mn2 पॉजिटिव, आफ्टर दैट Fe2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, फिर उसके बाद में निकल 2 पॉजिटिव, फिर उसके बाद में कॉपर 2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव, ये ऑर्डर रहेगा, राइट। हाँ बोलो, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ 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 हाँ, यस, ये उल्टा, ऐसी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे Mn के अंदर क्या है, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 25 होता है, न्यूक्लियस के ऊपर +25 है, यहाँ पे +26। तो ये जो स्टडी की थी ना, ये जो स्टडी की थी, ये किसने की थी, ये की थी भाई, एक तो साइंटिस्ट था इरविंग और दूसरा था विलियम, उन्होंने इस सीरीज को दिया था, ठीक है, इरविंग एंड विलियम सीरीज बोला जाता है इसको, ठीक है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन। इसके कॉम्प्लेक्स देखो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर इसमें भी अमोनिया है लिगेंड, इसमें भी अमोनिया है, तो इस वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, आप क्या लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू इरविंग विलियम सीरीज, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, ये हो गया, ये हो गया। और मेटल कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, मेटल वाला हो गया। नेक्स्ट, मेटल के पास और क्या बच गया भाई, अगला जो इसके अंदर जो टॉपिक आएगा ना, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक होता है सिनर्जिक इफेक्ट, वो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, सिनर्जिक इफेक्ट होता है बेटा, वो थोड़ा सा 2 टॉपिक के बाद आएगा, ठीक है। सिनर्जिक इफेक्ट भी जो है ना, मेटल के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टेबल करने में हेल्प करेगा, आप देखोगे। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे जो है ना कई चीजें बतानी पड़ेगी, हम टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे जब आगे आएगा। देखो, इसमें मुझे पहले लिगेंड के नेचर को बताना पड़ेगा, लिगेंड कई तरह के होते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इस प्लेस पे नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी हम इतना ही करेंगे, सिनर्जिक इफेक्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ये भी हेल्प करता है सिनर्जिक इफेक्ट। बाकी देखो, बाकी और हम देखते हैं नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड में अगर कोई भी लिगेंड मेरा जितना ज्यादा बेसिक होगा, बेसिक यानी कि टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन, तो भाई वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ओके। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है, बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। अब देखिए, ये एक NH3 ये वाला और एक ये PH3, बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है,
कौन सा इजी देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर? H के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर D, H इज हाइड्रोजन, D इज ड्यूटेरियम, T इज ट्रिटियम। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है तीनों। नहीं नहीं, ये तो टाइटेनियम है। हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं ये तीन, 1s1, 1s2, 1s3। हाँ, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके आपको बताना है कि व्हाट इज वैलेंसी। देखो भाई, सिलिकॉन की इतनी वैलेंसी नहीं, इसमें लिख के बताओ, वैलेंसी को डिफाइन करो और फिर बताना, ठीक है। तो भाई नेचर ऑफ लिगेंड में एक तो पॉइंट ये हो गया, जितनी ज्यादा, हाँ ये बताना जनाब, नाइट्रोजन इजिली देगा या फोस्फिन? फोस्फिन देगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज भी बड़ा है, थोड़ा न्यूक्लियस से दूर है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें साइज भी छोटा। दूसरा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो बहुत है, ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता, लेना पसंद करता है, सो इट इज मोर बेसिक। तो इसके कंपाउंड अगर मेटल सेम है, सेम नंबर ऑफ लिगेंड है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द मेन पॉइंट। नेक्स्ट, एक इसमें यहां पे एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे भाई, हम एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे। वो क्या पॉइंट है? नेचर ऑफ मेटल, मेटल वाले में करना है, मेटल आयन उसमें ऐड करना है बेटा ये, ठीक है ना। वहां पे चार्ज हो गया था, चार्ज के बाद में दूसरा फैक्टर क्या लिखवाया था मेटल वाला, चार्ज के बाद में सिनर्जी के फैक्ट को छोड़ दो। सेकंड ये करना है नेचर ऑफ मेटल में, ठीक है ना। ये वाला क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग है ना, हम मेटल को, जैसे मान लो हमारा ग्रुप 1 है ना, कौन सा ग्रुप 1? ये वाला, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सारी मेटल है। ये ग्रुप 2 है, तो 1 से लेके और ग्रुप 6 तक, 1 2 तो एस ब्लॉक में आ गए, 3 4 5 6 यहां तक, ठीक है, यहां तक, ओके। यानी कि इनको बोला गया है मेटल, इलेक्ट्रॉन पेयर को लेते हैं, मेटल एक्सेप्टर है ये, है ना। इनको एक्सेप्टर ए कैटेगरी में रखा गया है। कहां से कहां? ग्रुप 1 to 6। ऐसा क्यों किया गया मैं अभी बताने वाला हूं, आप होल्ड रखो। दूसरा जो है ना, इनको बोला गया एक्सेप्टर बी, एक्सेप्टर्स, एक्सेप्टर बी, बी टाइप, है ना, मेटल के। ये हैं 7 से लेके कितने ग्रुप हो गए? 12 तक, और बाकी ये वाले जितने भी हैं 7 ऑनवर्ड्स, ठीक है, 7 ऑनवर्ड्स, ओके। इसमें क्या खास बात है अभी समझो आप। यहां पे एक्सेप्टर जो होंगे, ठीक है, मेनली कौन कौन से हैं? जैसे कि भाई सोडियम, सोडियम मेटल हो सकती है, पोटासियम हो सकता है, फिर भाई स्कैंडियम, टाइटेनियम, है ना, वेनेडियम, इस टाइप के। और मेनली इनका जो साइज है ना बेटा, स्मॉल होगा, पहले वालों का स्मॉल साइज के होंगे। और ये वाले, जैसे कि ये वाले होंगे, ये नीचे वाले, जैसे कि ये हैवी मेटल्स, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, मरकरी हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, कैडमियम, ऑल दीज आर इस कैटेगरी में ये रखे गए हैं, यानी कि बिग मेटल एटम्स, ओके, बिगर, दीज आर बिगर। तो भी ऐसा क्यों किया गया? एक चीज ध्यान रखना, लेने वाला छोटा है तो देने वाला भी छोटा होना चाहिए। यानी कि ये जो मेटल है ना, एक्सेप्टर ए वाले, इनके लिगैंड भी स्मॉल साइज में अगर होंगे ना, तो ही वो एक स्टेबल कंपाउंड होगा, है ना, एक जैसे स्मॉल, ये भी स्मॉल तो ये भी स्मॉल। और अगर मान लो लेने वाला बहुत बड़ा बिगर एटम है, तो देने वाला भी बिगर होना चाहिए, राइट। तो अगर सिल्वर का अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल है, तो कोई बड़ा लिगेंड अगर आएगा उसके पास तो स्टेबल बना लेगा, छोटे वाले के साथ वो स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भी देखो, इलेक्ट्रॉन वो देंगे किसी न किसी ऑर्बिटल से देंगे, और ये जो जब मेटल का जो ऑर्बिटल होगा, जैसे मान लो ये मेटल का ऑर्बिटल है और ये लिगैंड का ऑर्बिटल है जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहा है, तो इसकी और इसकी ओवरलैपिंग होगी, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये छोटा छोटा सा लोब है और ये इतना बड़ा लोब है, तो क्या इफेक्टिवली इसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी। ओवरलैपिंग रीजन बहुत ही कम हो पाएगा, अच्छे से होगा ही नहीं, ये इतना बड़ा होगा, समथिंग लाइक दिस।
लाइक दिस, थोड़ा सा, है ना। और अगर इसका बड़ा हो जाए और इसका छोटा तो भी ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी। इक्वल होगा तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो सकती है, लाइक दिस। अगर एक इतना है तो ये लाइक दिस, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन ज्यादा हो जाता है। तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग इफेक्टिवली तभी होती है जब उनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो, इसीलिए इस कैटेगराइजेशन को किया गया है। समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, कौन सा इफेक्ट है, वापिस लिगेंड में आइए। अब लिगेंड की बेसिक नेचर को हमने बता दिया था। नेक्स्ट हम करेंगे चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट देखो भाई, ये एक मेटल है, ठीक, और इसमें 4 लिगेंड आए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। मेटल प्लस 4 लिगेंड क्या बना दिया, ये बनाया, ठीक है। ऐसा एक कंपाउंड बन गया। तो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, मेटल का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, या तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल, समथिंग लाइक दैट बन जाएगा, है ना। ठीक है जी। एंट्रोपी क्या हो रही है बेटा, एंट्रोपी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, डिक्रीज हो रही है डेफिनेटली। यहाँ पे 5 आइटम है, यहाँ पे एक पूरा है, तो एंट्रोपी तो डिक्रीज होती है, डेल्टा एस इज नेगेटिव। पहली बात तो ये, इसमें भी नॉर्मल में भी। लेकिन अगर मान लो एक मेरा लिगेंड अब की बार ऐसा है कि भाई NH2, है ना, NH2 CH2 CH2, फिर यहाँ पे NH2, ठीक है, NH2 नहीं NH, फिर यहाँ पे CH2 CH2 NH, और लास्ट में NH2। ये कौन सा है मेरा, DIEN, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, टेट्रामीन, डाई इथाइलिन 1 2 3 4, डाई इथाइलिन नहीं, गलत बना दिया मैंने, एक और आएगा, एक और आएगा। अगर यहाँ पे NH2 कर दूंगा तो ये डाइइन होगा, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन ऐसे होगा। और अगर मुझे एक और डोनर चाहिए तो मुझे यहाँ पे एक H हटाना पड़ेगा, CH2 CH2 एक चेन और लगाई, और फिर NH2, मुझे 4 डोनर चाहिए थे, ठीक है ना। तो ये होगा आपका ट्राइइन। ट्राइइन कैसे बोलेंगे, ट्राई इथाइलिन यानी कि 3 तो इथाइलिन और टेट्रामाइन, ये इसकी फुल फॉर्म है। टेट्राडेंटेट लिगेंड है। तो अब की बात देखो, एक लिगेंड इसने यहां से दिया 1 2, ठीक है, 3 एंड 4, एंट्रोपी इसमें भी डिक्रीज हुई है, ठीक है, एंट्रोपी इसमें डिक्रीज हुई, लेकिन 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 यहां पे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो रिंग बन रहा है यहाँ पे, दिस रिंग, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, 5 मेंबर्ड रिंग, ओके। एक ये मेंबर्ड रिंग बन रहा है, ये भी 5 मेंबर्ड है, और एक ये, यानी कि 3 जो है ना मेरे 5 मेंबर्ड रिंग बन गए। तो इस तरीके के जो लिगेंड होते हैं, जो मल्टीडेंटेट होते हैं, और ऑर्गेनो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग बनते हैं ना, दे आर हाईली स्टेबल, दे आर हाईली स्टेबल, ओके। एंड द इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी ड्यू टू दिस इज कॉल्ड चिलेशन इफेक्ट, और चिलेट इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ओके। तो काफी स्टेबल हो जाते हैं 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, ओके। 3 एंड 4 वाले नहीं होंगे क्योंकि इनके अंदर एंगल स्ट्रेन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद में 7 8 9 एंड वो ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे। यहाँ पे क्यों नहीं होंगे, ड्यू टू हाई स्ट्रेन, हाई स्ट्रेन की वजह से, ठीक है, वो नहीं होंगे, पास में नहीं आ पाते हैं। 7 8 9 क्यों होंगे, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ रिंग, ठीक है, लार्ज साइज, या मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वो होल्ड नहीं कर पाता इतने बड़े रिंग को। 5 एंड 6 आर हाईली स्टेबल, 5 एंड 6 दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो 5 इज मोर स्टेबल देन 6, ओके। तो भाई इस इफेक्ट को बोला जाता है चिलेट इफेक्ट। इसको, इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा, चिलेट इफेक्ट की डेफिनेशन, चिलेट इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट लिखो, द इफेक्ट ड्यू टू विच, the effect due to which 5 and 6 membered ring, 5 and
6 membered ring becomes more stable is called Chillet effect. It's called Chillet effect, and the process is known as chillation. और इसके अंदर भी क्या होती है, इसके अंदर भी हमारी एंट्रोपी डिक्रीज होती है. ओके, एंट्रोपी डिक्रीजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. नेक्स्ट है, इसके बाद में आ जाता है आपका मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट. मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, मैं इससे पहले का एग्जांपल देता हूं. हीमोग्लोबिन का एग्जांपल पढ़ा होगा बेटा आपने, है ना. हीमोग्लोबिन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पे. ओके, ऐसे करके पेंटागन बनता है ना. 4 पेंटागन होते हैं, समथिंग लाइक दैट. 4 पेंटागन होते हैं और ऐसे, ठीक है ना. यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन NH के साथ, यहाँ पे नाइट्रोजन NH के साथ, बाकी ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स आते हैं इसमें. जैसे मान लो भाई यहाँ से डबल, सिंगल, फिर यहाँ पे डबल आएगा, और इस रिंग में भी चिलेशन घूमता है. डबल, सिंगल, ये डबल होगा, इसको हटा दो, सिंगल, फिर ये डबल, ठीक है, सिंगल डबल, सिंगल डबल, ये सिंगल, फिर ये डबल, ऐसे करके चिलेशन, मतलब अल्टरनेट चिलेशन बोल रहा हूँ, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड. कॉन्जुगेशन बहुत ही ज्यादा है ना. कॉन्जुगेशन इज इन वेरी लार्ज अमाउंट. तो हो गया, ऐसे ही चलता रहता है. और साइड में और कुछ रिंग भी होते हैं भाई, ठीक है ना, छोटे मोटे एटम और भी जुड़े होते हैं इसके अंदर, यहाँ पे या इस साइड में. इसको बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक रिंग. अब इसके अंदर यहां से अगर मैं H पॉजिटिव को हटा दूं, तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. इन दोनों नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करता है आपका Fe2 पॉजिटिव आयन. इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं 4 डायरेक्शन से. तो ऐसे कोई साइक्लिक रिंग होता है ना, और बीच में जगह मिल जाती है, और वहां पे एक मेटल एटम आ जाए, कैसे भी फिट हो जाए. ओके, तो वो बहुत ही स्टेबल होता है. हीमोग्लोबिन में एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे फ्लैट रिंग है, ये जो है ना, ये जो फ्लैट रिंग है, ये आयरन इससे थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, डोम शेप में होता है, जैसे ऐसे करके एक डोम बनेगा लाइक दिस, और बाकी ये पूरा फ्लैट है जो भी दिख रहा है आपको. मतलब इसको ऐसे उठा के देखोगे ना तो ये ऐसे दिखेगा, आयरन यहाँ कहीं पे है, राइट. जब इसके ऊपर ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है ना, ऑक्सीजन का एक एटम, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आया, तो ये इसके अंदर नीचे सेट हो जाता है, ये ऐसे बन जाएगा, फ्लैट हो जाता है मतलब, ठीक है. ओके, तो इस टाइप के रिंग आपको देखने को मिलेंगे. इसको बोलते हैं पोरफायरिन रिंग, है ना. पोरफायरिन रिंग बोला जाता है हीमोग्लोबिन के केस में. पोरफायरिन रिंग में Fe2 पॉजिटिव आयन इज द सेंट्रल मेटल एटम. और भी हो सकते हैं, देखो एक एग्जांपल और देता हूं मैं, एक एग्जांपल और. जैसे आपने ये देखा था ना, N, एक यहाँ पे N, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. ओके, और 1 2 3 लाइक, मतलब 2 कार्बन CH2 1 2 लाइक दिस, 1 2 ऐसे, और भाई 1 2 ऐसे, ठीक है. यहाँ पे ये डोनर, और एक हमारा हो ये वाला, कैसा, N NH2 1 2 NH2, NH है बीच में, और फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 2 NH 1 2 NH,
कितने हो गए 1 2 3 एंड ये NH2, ठीक है। एक ये ऐसे, ये है ओपन चेन। यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने रख दिया, इसको मिलेंगे उतने ही, लेकिन अगर ऐसा है, ये भी CH2 CH2 CH2, यहाँ पे भी CH2 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 समथिंग लाइक दैट, CH2, ये भी CH2, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 NH 1 2, ये H और ये भी H, ऐसे। यहाँ पर अगर Zn2 पॉजिटिव अब आएगा तो ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा रिंग है, मैक्रोसाइक्लिक, मैक्रो मतलब बड़ा रिंग, मैक्रोसाइक्लिक रिंग है ये। और मैक्रोसाइक्लिक रिंग में यानी कि बड़े रिंग में अगर मेरा उस ये जो यहाँ पे जो साइज बन रहा है इस होल का साइज, अगर उसके अंदर मेरा अगर कोई मेटल एटम आ जाए तो दिस विल बी ग्रेटर ग्रेटर, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है उस वाले से, है ना। द इंक्रीज इन स्टेबिलिटी of the macrocyclic ring complexes, okay, is called macrocyclic effect, okay। और इसमें बेसिकली यही होता है कि जो है ना वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए, पहली बात तो ये, वो वहां पे ट्रैप हो गया एकदम, ठीक है। तो इससे ज्यादा ये होगा, ये ओपन चेन है पूरा, लेकिन ये साइक्लिक चेन है और बड़ी चेन है मैक्रोसाइक्लिक। तो मैक्रोसाइक्लिक रिंग जहां पे होंगे उसके केस में ये इफेक्ट आ जाएगा, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये लिगैंड की प्रॉपर्टी थी भाई, है ना, कि वो ओपन चेन है या क्लोज्ड चेन लिगैंड है। और वो ऐसा भी होना चाहिए कि ये जो साइज क्रिएट हो रहा है ये इसके लिए सुटेबल होना चाहिए, ये ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको दिक्कत हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही एक पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी, थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन क्या है। ऑर्गेनोमेटेलिक, देखो ऑर्गेनो एंड मेटल, ऑर्गेनिक पार्ट हम किसको बोलते हैं, कार्बन। कार्बन और मेटल के बीच में अगर किसी कंपाउंड, कार्बन स्पेशली कार्बन एंड मेटल के बीच में जब बॉन्ड आ जाएगा तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया जा सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सर यहाँ पे कार्बन होता है इस साइड में ये मेटल, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है डेफिनेटली ये, लेकिन इसके अंदर स्पेशलाइजेशन ये हो गया कि मेटल और कार्बन के बीच में। देखो भाई कार्बन क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल क्या हो गई, एक मेटल, है ना, कोई भी मेटल है। तो नॉन मेटल और मेटल के बॉन्ड जो है ना स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल किसके होते हैं, मेटल का मेटल के साथ। आपने देखा होगा हम बहुत सारी मेटल को मेल्ट करके क्या बनाते हैं, मिक्सर बनाते हैं, मिक्स्ड मेटल्स, वो काफी स्टेबल होती हैं। और नॉन मेटल जैसे CO2, है ना, ये मिक्सर है, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनता है, लेकिन अगर कार्बन नॉन मेटल है और इस साइड में कोई दूसरी मेटल आ जाए जैसे मैग्नीशियम, है ना, फिर भाई आपका निकल भी आ सकती है, आयरन भी आ सकता है, बहुत सारे कंपाउंड होंगे, मैं इनका एग्जांपल दूंगा एक एक करके। तो ऐसे कंपाउंड को स्पेशली इनिशियल टाइम में जब इसकी स्टार्टिंग हुई तो बोला गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लेकिन इन मॉडर्न डेज में मेटल की जगह पे कुछ मेटलॉइड भी लिए गए। क्या लिए गए, मेटलॉइड, जिनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी मेटल जैसी है, थोड़ी सी नॉन मेटल जैसी। और मेटलॉइड कौन कौन से हैं भाई, देखो ये वाले जो है ना 6 to 7 है, ये बोरोन, सिलिकॉन, ये ब्लू कलर वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है ये, बोरोन सिलिकॉन। ऐसे जब हम डायगोनली बढ़ेंगे टेलुरियम तक, बोरोन सिलिकॉन आर्सेनिक एंड टेलुरियम, ठीक है। और 3 इसके नीचे जर्मेनियम, एंटिमनी एंड पोलोनियम। ये 7 क्या है, मेटलॉइड है, 7 मेटलॉइड। लेकिन सबको नहीं लिया गया भाई, सबको नहीं लिया गया इसके डेफिनेशन में, केवल ये 4 ये वाले
बोरोन एक लाइन वाले, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम। कौन कौन से? बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड टेलुरियम। इनका अगर बॉन्ड होता है, ये क्या है? मेटलॉइड, मेटलॉइड, और उस साइड में कार्बन। ठीक है, इनके अंदर भी प्रॉपर्टी मेटल जैसी हैं, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की, कुछ नॉन मेटल की। तो अब मैं बोल सकता हूं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होंगे या तो ये बॉन्ड हो या फिर प्योरली एक मेटल और ये, इसको ऐसे लिख लो, दीज आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, चलिए, अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो इसके अंदर जो पहला जो मेन टॉपिक है, एग्जाम्पल देने की जरूरत है। बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के। ये लो, निकल के साथ में जब CO कार्बोनिल आता है ना, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन और मेटल इसका इंटरेक्शन हो रहा है फेस टू फेस, है ना। यहाँ पे बॉन्ड ऐसे बन रहे हैं मेटल और कार्बन के बीच में। ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, हालांकि ये मेटल कार्बोनिल, लेकिन ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। एक आपने इस कंपाउंड का नेम सुना होगा, जैसे ये एक पेंटाडाई इनाइल एनायन, और ऐसे ऐसे दो एनायन, ये लो, तो मतलब दो रिंग ऐसे हैं और बीच में एक आयरन का एटम आ जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। एक पेंटागन ऊपर है और एक नीचे और बीच में आयरन, क्या बोला जाता है इसको? सैंडविच कंपाउंड होते हैं ऐसे वाले, सैंडविच कंपाउंड। और भाई स्पेशली इसका नेम है फेरोसिन, फेरोसिन, ठीक है, फेरोसिन है। क्रोमियम का ऐसा ही एक देखा गया जिसमें हेक्सागन रिंग होता है दोनों साइड में, ऊपर और नीचे हेक्सागन रिंग, राइट, और बीच में क्रोमियम, ठीक है। ये कंपाउंड भी सैंडविच कंपाउंड है और इस टाइप के कंपाउंड बन सकते हैं। और आपने इसका नाम सुना है? जीजस सोल्ट, जीजस सोल्ट फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो फॉर्म किया गया था। क्या है ये? फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इनकी स्टडी कब शुरू हुई थी भाई? 1900 के जस्ट बाद, यानी कि 20th सेंचुरी की शुरुआत में करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। 20th सेंचुरी से स्टार्ट हो गई थी स्टार्टिंग में, ओके। फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यही था। क्या क्या है इसका फॉर्मूला? ये है भाई, ये देखो, प्लेटिनम इस साइड में Cl, इस साइड में Cl, इस साइड में Cl, ओके। और इस साइड में कौन आएगा? ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये इथीन का पूरा मॉलिक्यूल है ये, और ये इस साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेटिनम को देता है ऐसे परपेंडिकुलर, बिल्कुल, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, ठीक है ना। जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन ये, और ये पूरा फ्लैट मॉलिक्यूल, ऐसे फ्लैट मॉलिक्यूल है, इस डायरेक्शन से उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ओके। कितना चार्ज है भाई? C2H4 तो न्यूट्रल, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, तो प्लेटिनम के ऊपर क्या आएगा? 3 पॉजिटिव, लेकिन 3 पॉजिटिव इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं है, 4 पॉजिटिव में रहेगा, और सॉरी 2 पॉजिटिव में रहेगा, और बाहर जो है ना K पॉजिटिव आ जाएगा, एक पोटासियम, ठीक है, जीजस सोल्ट KPtCl3, हाँ ऐसे रहता है ये KPtCl3C2H4, ठीक है। ये क्या है? इथीन है, 3 क्लोरीन और एक K बाहर, हो गया। इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा नेट, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन, प्लेटिनम की 2 ही होती है ना, +2 एंड +4, तो इसका फॉर्मूला लिख लो KPtCl3C2H4, ओके। देखिए यहां पर इसी के नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इससे रिलेटेड हम नोट करते हुए जाएंगे, आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनको एक बार 2 बार रिवाइज कर लोगे, बस हो जाएगा खत्म। देखो भाई, KPtCl3 और ये C2H4 ऐसे है, ठीक है ना। इसको बनाया किससे? PtCl4 से, PtCl4, और ये K3 होगा, ठीक है, और यहाँ K2, सॉरी K2, क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे -2, उसको ये बराबर कर देगा +2 करके, और यहाँ पे इसकी रिएक्शन डायरेक्टली C2H4 के साथ, ठीक है। जब इसकी इसके साथ रिएक्शन करवाई गई, कंटेनर में इनको बंद किया गया, थोड़ा सा वार्म अप किया गया, ठीक है, तो ये कंपाउंड बन गया,
और साथ में देखो भाई यहाँ पे 2 के हैं, एक के इस वाले Cl के साथ बाहर निकल गया और इस Cl को रिप्लेस कर दिया C2H4 ने। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शन थी जो ये बता रही थी कि भाई देखो आयोनाइज तो ये नहीं होता ये पार्ट वाटर में, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करेंगे, रिएक्शन जरूर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो KCl बन के निकल जाता है एंड इट इज फॉर्म्ड। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ जीजस सोल्ट। हाउ जीजस सोल्ट इज फॉर्म्ड, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है भाई, ठीक है। NiCO4 कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी है ना, मेटल लो और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को उसके अंदर प्रेशराइज कर दो, कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को 2 तरीके से क्लासिफाई करेंगे। OMC ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इट इज क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, दैट इज सिग्मा बॉन्डेड complexes and pi bonded complexes, okay, pi bonded complexes। देखो सिग्मा बॉन्डेड में जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये आर्सेनिक को 3 लिगेंड ने घेर रखा है कार्बन के, दैट इज मिथाइल ग्रुप, ये इस डायरेक्शन से इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। 3 सिंपल बॉन्ड ऐसे बनते हैं आर्सेनिक के साथ। यहाँ पे क्या होता है सिग्मा बॉन्डेड में कि भाई इसका जो ऑर्बिटल होगा, देखो मेटल के अंदर क्या होना चाहिए, मेटल के अंदर एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा कि नहीं, वैकेंट डी ऑर्बिटल डेफिनेटली होगा, या तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा खाली, लेकिन ताकि लेस के। और भाई कार्बन के अंदर क्या होगा, कार्बन के अंदर होगा फील्ड ऑर्बिटल, और कौन सा, पाई ऑर्बिटल, फील्ड पाई ऑर्बिटल होगा। और कौन सा होता है इसके अंदर, पाई 2p z वाला, क्योंकि z एक्सिस के अलोंग आते हैं ना, पाई 2p z वाला फील्ड ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो कैसे, अब इसके केस में तो क्या है भाई, यहाँ पे तो CH3 है, इसके केस में तो पाई नहीं है, ये तो केवल और केवल सिग्मा है। पाई दूसरे के केस में होगा बेटा, मैं बताऊंगा, फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल, ओके, फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल, या कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे CH3 ऐसे है और इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन तो उधर हो गए, ये एक फ्री रेडिकल है, फॉर एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया होगा और ये कार्बन एनायन बन गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, है ना, sp3 होगा भाई, इसका sp3 होगा तो इसका एक ऑर्बिटल इधर ऐसे एक ऑर्बिटल इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर, यहाँ पे 1s1 फेस टू फेस कर लिए, यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हो सकता है, फील्ड ऑर्बिटल और फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कुछ भी हो सकता है, कार्बन का, मेटल का खाली और कार्बन का भरा हुआ। और इनमें क्या होगा, मेटल वाला फॉर एग्जांपल मैं ऐसे शो करता हूं, ये खाली पड़ा है, ठीक है, और भाई कार्बन वाला ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है फॉर एग्जांपल, और ये इलेक्ट्रॉन के साथ है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या हो रहा है, फेस टू फेस ओवरलैपिंग। ये फेस टू फेस ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से हम शो करेंगे, लाइक दिस, ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, तो ये कैसा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। फेस टू फेस ओवरलैपिंग जब भी होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ऐसे कंपाउंड को जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाएगा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। RMGX के अंदर देखो, RMGX
MgX, ये भी एक क्या है, सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है, सिग्मा बॉन्डेड OMC, क्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, क्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एग्जांपल डाइमिथाइल मैग्नीशियम CH3 होल ट्वाइस Mg, ठीक है। और एल्यूमिनियम के चारों तरफ कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, CH3 होल ट्राइस एल्यूमिनियम, ठीक है। ये सारे हो गए आपके सिग्मा बॉन्डेड वाले। ओके, काफी एग्जांपल हो गए। अब एग्जांपल लेते हैं किसका, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का, पाई बॉन्डेड वाला। देखो भाई, देखिए पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, इसमें याद रखना 2 चीजें। एक तो लिगैंड के अंदर, लिगैंड जो होगा ना उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होंगे बेटा, क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि पहले से ही उसके अंदर कोई ना कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है ना। यानी कि पाई बॉन्ड की प्रेजेंस, और पाई बॉन्ड तभी बनता है जब पहले से सिग्मा बॉन्ड बन चुका होगा, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड की प्रेजेंस चाहिए लिगैंड के अंदर, पहली बात तो ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। अब एग्जांपल देते हैं हम, जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपने देखा था PT, ये Cl और ये Cl, लेकिन यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से आ रहा है किसने दिया था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा का पूरा इसको मिल जाएगा, ये H और ये H, ये H और ये H, ठीक है। दिस कंपाउंड, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है यहाँ पे, ये पाई कॉम्प्लेक्स है। बाहर हम लिख सकते हैं कि भाई इसके बाहर में K है, इस कंपाउंड के अंदर जो कि मेरा जीजस सोल्ट, ये एक पाई बॉन्डेड OMC है, ठीक है। और कौन सा, फेरोसिन, क्या है फेरोसिन, उसके अंदर भी भाई आपका मल्टीपल बॉन्ड है, रिंग के अंदर, है ना, रिंग के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है। दिखाते हैं कैसे, देखिए फेरोसिन के अंदर ऐसे हमने बनाया था, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, और यहाँ पे एक ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, पेंटाडाइइन, और ये एक एल्काइल ग्रुप की तरह है तो वाइल, पेंटाडाइइनाइल एनाइन है, ये पेंटाडाइइनाइल एनाइन। अब इसको देखो बेटा, ये हमेशा जो है ना रेजोनेंस में रहता है, ये वाला एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी, है ना। यानी कि रेजोनेंस होने की वजह से ये जो है ना नेगेटिव चार्ज किसी एक कार्बन सेंटर के ऊपर नहीं टिकेगा, ये पूरे रिंग के ऊपर रहता है। तो नॉर्मली इसको पता है, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगा ना, सारी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा, फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, अगली स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी। इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो ये बनता है, उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, समथिंग लाइक दिस, -1 चार्ज। ये क्या है, पेंटाडाइइनाइल एनाइन है। तो इसके अंदर पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये पाई बॉन्ड दिमाग के अंदर ऐसे रखना कि जब भी पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे ना तो परपेंडिकुलरली आएगा, ये पूरा का पूरा रिंग जो है ना, जैसे मान लो ये आयरन मेटल है, ये जो रिंग है ये ऐसे परपेंडिकुलर बिल्कुल फ्लैट ऐसे आएगा, ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे आएगा। तो जैसे उसमें आया था, ये वाला जो है ये ऐसे परपेंडिकुलर आ रहा बेटा, ऐसे, ठीक है ना। तो ये इसकी खासियत होती है, ये परपेंडिकुलरली अटैक करते हैं पूरा का पूरा रिंग, ऐसे नहीं कि भाई ऐसे करके आ जाए, है ना, नो। ये इधर आयरन कोई इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, दूसरा उधर से भी दे सकता है भाई, ठीक है, कोने से नहीं देगा ये, ठीक है, कोने से नहीं देगा, कोने के साथ इसको अटैच नहीं करना है, बिल्कुल यहां से लेना है, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज यहां से ले रहा हूं, मतलब ऑल द कार्बन आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। और अगर मैं कोने से अगर बॉन्ड बना दूंगा तो केवल कोने वाला देगा, उसमें भी आएगा, उसमें भी डिफरेंस आएगा, आगे कहानी आएगी तो तब मैं बताऊंगा, ओके।
तो फेरोसिन का यहाँ पे है ना एक छोटी सी चीज देखो, जब ये इसका जो नेम लिखा जाता है ना, इसका नेम ऐसे लिखा जाएगा, देखो Fe ईटा 5 C5H5। इसका मीनिंग क्या है ये समझो बेटा थोड़ा सा। ये फेरोसिन का फॉर्मूला ऐसे लिखा, इसका मतलब ये है, और ये होल ट्वाइस रहता है ना, ये होल ट्वाइस। इसका मतलब ये है कि ये जो कार्बन के जो 5 एटम है ना इसके अंदर, ये पांचों के पांचों एटम इन्वॉल्व हैं इसके साथ बॉन्ड बनाने में। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। इसको बोलते हैं हेप्टासिटी। क्या बोलते हैं? हेप्टासिटी है ये, 5 हेप्टासिटी है यहाँ पर। और अगर मान लो एक कार्बन एटम इसको बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है तो वहां पे ईटा 1 लिखा जाएगा। जैसे मैं एक कंपाउंड आपको ऐसे दे दूं कि भाई एक तो ऐसे है ना, और यहां से एरो लगाया, आयरन को दिया, और भाई एक जो ना ऐसे बॉन्ड बना रहा है और मैंने इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर होंगे, और ये नेगेटिवली चार्ज वाला जो कार्बन था उसने अपना ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया, ठीक है। ये ऐसे, तो ये तो हो गया ईटा 5 है ना, और ये हो गया ईटा 1। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Fe ईटा 5 C5H5 ईटा 1 C5H5। इसका फॉर्मूला ये बनेगा। तो हेप्टासिटी क्या होती है वो आपको पता चल गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम विच आर कलेक्टिवली मेकिंग बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। या आप समझ लो कि अगर पूरा रिंग अगर मान लो उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है तो उस टाइम उस रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम है, तो 5 हैं, तो हेप्टासिटी 5 हो गई। लेकिन इस साइड से तो यहाँ पे तो ये एक ही कार्बन एटम से दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी हेप्टासिटी ईटा 1 कहलाई जाएगी, ठीक है। ईटा बोलते हैं इसको, ईटा ETA हेप्टासिटी हो गया। तो सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताते हैं, मेटल कार्बोनिल देख लिया आप लोगों ने। मेटल कार्बोनिल को कैसे बनाते हैं? मेटल को लो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को कंटेनर में इकट्ठा करके प्रेशराइज कर दो, आपके बन जाएंगे। जैसे निकल NiCO4 बनाता है, NiCO4 ऐसे करके हम डेनोट कर देते हैं, कार्बन की तरफ से ये इसको मिलते हैं। निकल के बाद में आयरन 5 वाले बनाएगा भाई, 1 2 3, 3 तो चले गए मतलब ट्राइंगुलर प्लेनर में, एक CO इधर और एक CO इधर। ये कौन सी शेप है? ट्राइंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल, TPBP, ठीक है। अगर 5 कार्बोनिल है तो 4 कार्बोनिल वाला क्या बनाएगा भाई? मैंने स्क्वायर प्लेनर गलत बना दिया। आप कार्बोनिल वाले में देखना, निकल का हमारा टेट्राहेड्रल बनेगा, CO दिस CO एंड CO, ये बनेगा टेट्राहेड्रल। अगर 6 वाला आ जाएगा जैसे क्रोमियम के केस में, तो वो आपका क्या बन जाएगा? स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, या जिसको मैं क्या बोल सकता हूं? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल। तो शेप तो इनकी कुछ ऐसे होगी। अब बात करेंगे मेन बॉन्डिंग की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेटल कार्बोनिल में। आप बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करो, ठीक है, कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, राइट, कैसे बॉन्ड बन रहे हैं। देखो भाई, तो बॉन्डिंग समझने से पहले जेंटलमैन आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो CO मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड O, और ये ऐसे है ना, तो इसके अंदर ये बॉन्डिंग कैसे, ट्रिपल बॉन्ड होता है ये, है ना, CO। तो ये बॉन्डिंग है, और इसके इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप है? आप लोगों ने इसको पढ़ा है O2 को, MOT के अंदर हमने इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। O2 के बाद में हमने इसको भी पढ़ा था, N2 को। N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं? O2 के अंदर 16 होते हैं। इसके अंदर कितने हैं? 8 और 6 14, यानी कि इसका जो पैटर्न होगा ना N2 का, वही ये फॉलो करेगा। क्या था MOT के अंदर? अगर मान लो एक 1s और एक 1s आपस में कंबाइन करेंगे,
तो इससे एक तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है 1s है ना, और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग। यही सुना था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ये नीचे की तरफ चला जाता है और ये ऊपर की तरफ। एनर्जी कम होने वाला क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ज्यादा स्टेबल होता है, एनर्जी कम है, इसको बोला जाता है सिग्मा 1s। क्यों? इसके अंदर और इसके अंदर फेस टू फेस ओवरलैपिंग होती है, ये बोला जाता है सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ठीक है जी। फिर उसके बाद में 2s आया, 2s और 2s पास में बढ़ रहे हैं एटम के। देखो भाई मैं N2 को कंसीडर कर रहा हूं बेटा, N2 को पहले, N2 एक साइड से N आ रहा है, दूसरे साइड से N। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, इसका भी 1s2 2s2 2p3, राइट। पहले मैंने 1s और 1s की ओवरलैपिंग करवाई, कॉम्बिनेशन करवाया एटॉमिक ऑर्बिटल का। दो कंबाइन होते हैं तो दो नए बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ये 2s ये 2s, तो दो नए बनेंगे, सिग्मा 2s, और इसके ऊपर वाला क्या बनेगा, सिग्मा 2s बन गया, है ना। ये सब आपको पता है, सिग्मा स्टार 2s, वेरी गुड। फिर उसके बाद में कौन से पास में आएंगे, 2p3 और 2p3, यानी कि तीन तीन इलेक्ट्रॉन 2p में है। तो 2p वाले तो सर तीन होते हैं, 1 2 3, 2px 2py और 2pz। यहाँ पे आ जाइए, 1 2 3, 2px 2py 2pz, ये तीनों एक एक करके मान सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में अभी फिलअप नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी जाती है मोटी के अंदर, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या बोला मैंने, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 2 1 2 1 ऑर्डर इज फॉलोड। 2 1 का मतलब दो नीचे, फिर एक, फिर दो और फिर एक, 2 1 2 1। ये कौन सा होगा, ये होगा पाई 2px पाई 2py। ये कौन सा होगा, सिग्मा 2pz। फिर ये सारे स्टार वाले हैं, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब 14 इलेक्ट्रॉन है, एक देखो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, तो चारों इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पे हो गई, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। फिर उसके बाद में दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे पास में आए, भर दिए, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, दो इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तीन और तीन 6 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरे जाएंगे, 1 2 हंट्स रूल सिंगली फर्स्ट, 3 4, फिर उसके बाद में 5 6, सारे खाली, सारे खाली हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, एक साइड से नाइट्रोजन आ रहा था, दूसरे साइड से नाइट्रोजन। अब क्या है, अब अगर इसी पैटर्न को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर भी 14 है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो क्या आएगा, वो ये आएगा, मैं अभी बता देता हूं। और ये बहुत ही काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता कहीं बुक में लिखी हुई आपको नहीं मिले। अगर मान लो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, कार्बन की एनर्जी इससे ऊपर आएगी या नीचे, क्या बता सकते हो, नहीं बता सकते ना। कार्बन की एनर्जी, एनर्जी लेवल, अगर मान लो ये यहां पे मैं इसके ऑर्बिटल बना रहा हूं, ठीक है, ये तो चलो बहुत नीचे आते हैं, है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये बहुत नीचे, ये भी बहुत नीचे है, यहां पे डिफरेंस आएगा थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। याद रखना, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, if electronegativity is higher then energy is more, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन के नीचे ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं, और उस डिफरेंस से है ना कुछ होने वाला भी नहीं है, बस ये यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, दैट्स इट। ओके, ये आपस में वही 2 1 ऑर्डर फॉलो करेंगे। मैं केवल और केवल 2p वाले का बता रहा हूं बेटा, ठीक है, बाकी नीचे वाले तो सेम ही रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, बचेंगे कितने, 2, और इसके अंदर कितने, 4, 6 तो इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, ऊपर वाले खाली। ये क्या है, पाई 2px, क्योंकि इसमें फेस टू फेस ओवरलैपिंग होती है भाई,
पी ऑर्बिटल। सिग्मा के अंदर तो क्या होता है, देखो इसका नेम क्या है, सिग्मा 2pz। मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है कि भाई जो भी एटम होते हैं ना, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो जेड एक्सिस के अलोंग आते हैं। जेड एक्सिस के अलोंग आएंगे तो ये लो, ये अगर जेड एक्सिस है तो इस एटम का pz और दूसरे एटम का pz, मान लो ये ऐसे, ये ऐसे फेस टू फेस ओवरलैपिंग करेंगे कि नहीं, ये अगर pz और pz है तो, क्योंकि pz और pz दोनों z एक्सिस के अलोंग है इसके लोग, और जब वो दोनों एटम पास में आएंगे एक इधर से एक इधर से, तो इसमें फेस टू फेस ओवरलैपिंग होगी, फेस टू फेस होगी तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब z है, यानी कि z, ये वाला 2pz और ये वाला 2pz, इसका जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो फेस टू फेस ओवरलैपिंग होगी। तो मैं उसको सिग्मा से लिखता हूं, सिग्मा 2pz, बॉन्डिंग वाला सिग्मा 2pz और एंटी बॉन्डिंग वाला सिग्मा स्टार। ठीक है, ये स्पेशली केवल इस ऑर्बिटल से बने, तो मैं इसको यहाँ पे अटैच करूंगा इस वाले pz को। अब मैं यहां से तो मैं डंडे खींच नहीं सकता, यहीं से शो किया जाता है लाइक दिस, और ये वाला, ठीक है ऐसे। ये तो हो गया किससे, pz। और पाई 2px, देखो px और px जब वो पास में आएंगे तो परपेंडिकुलर टू z एक्सिस होंगे भाई, इसका px इधर से आ रहा है, इसका px इधर से आ रहा है, तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, तो इससे जो बनेगा वो बनेगा पाई बॉन्ड। दैट्स वाई इसको रिप्रेजेंटेशन दी गई पाई 2px, है ना, इसको क्या बोला गया, पाई 2py। तो ये क्या है, ये बॉन्डिंग है तो ये एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px एंड दिस इज पाई स्टार 2py। हो गया, इतना चीज अगर आप समझ गए हो तो भाई अब सीओ के बारे में एक चीज बिल्कुल यहां पे लिख लो, इसका वैकेंट और फील्ड कौन सा है, फील्ड सीओ, यहां पे फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा 2pz, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, अवेलेबल है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहीं से वो देगा। सीओ जो है ना, कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर देगा जेंटलमैन। ठीक है, नाउ कहां देगा सर, मेटल के अंदर, निकल के अंदर देखो भाई, निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, 4s2 और क्या बोला 4s2 3d7, है ना, यही है। अगर जब हम इसका पूरा बनाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और CO इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये पेयरिंग करवा देता है, यहाँ पे पेयरिंग, और ये खाली जगह बच गई, ये वैकेंट जगह, इसमें ये आसानी से दे देगा। तो ये कौन सा है, ये मैट। अच्छा एक चीज और, कोई जरूरी नहीं है कि उसको वो एटॉमिक स्टेट वाला मिले, यहाँ पे निकल का हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा भाई, एक खाली है 3D लिख दिया हमने, इसके आगे क्या है, इसके आगे 4s इधर होता है और फिर उसके आगे ये हो गया आपका ये 3D, ये 4s और ये 4p, 3D। अच्छा एक सेकंड भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ये भी तो अंदर आएंगे, इसको भी तो भरो, है ना, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये बाहर हैं, ये भी तो अंदर आएंगे, इनकी भी तो पेयरिंग होगी, ये ऐसे हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा मेरा sp3। तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और वो चारों के चारों खाली पड़े। तो मेटल के अंदर देखो, मेटल का जो ऑर्बिटल है उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ये यहाँ पे सेंटर में क्या है, ये मेटल है, ओके, दिस इज वैकेंट, वैकेंट है तो एज इट इज दिखा दो या लिख भी दो यहाँ पे, वैकेंट, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। और उधर से सीओ का ये वाला सिग्मा 2pz, तो 2pz की प्रॉपर्टी है, ये देखो भाई जनाब, इधर देखो, जब ये आपस में ऐसे ओवरलैप होते हैं, एक न्यूक्लियस यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कैसे बनेगा इसका जो ऑर्बिटल है मेनली ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे फैलेगी, है ना, ऐसे फैलनी चाहिए अगर देखा जाए तो, एक्चुअल में तो ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है ऐसे, ओके। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन देगा ना तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से शो करेंगे हम, ये कार्बन का देने वाला ऑर्बिटल, कार्बन का, ठीक है सी, और इस साइड में O बना सकते हो आप, इस साइड में पीछे O बना हुआ है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये फील्ड
ऐसे शो कर सकते हैं क्योंकि फेस टू फेस ओवरलैपिंग दिखानी है हमें। तो जब ये इसमें देगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इन कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड स्पेशली कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर लिगैंड सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन देने के साथ साथ ये कुछ लेगा भी, क्योंकि इस भाई साहब का ये ऊपर वाले खाली पड़े हैं, यहाँ पे पाई 2px और पाई स्टार 2py ये दोनों खाली पड़े हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं दिखाता हूं कैसे। और इसके कौन से फील्ड हैं, डी वाले। तो डी वाले तो सर हमें पता है, डी तो जो है ना डबल डम्बल शेप होते हैं। ये लो डी वाला मेटल का अब की बार भरा हुआ है ना, क्लोज तो वो आ ही चुके हैं, क्लोज वो आ चुके हैं, क्लोज वो आ गए, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये मेटल है यहाँ पे। अब ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस, ऐसे ही होता है ना। और जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है बेटा ऐसे, ये देखो ऐसे, तो ये प्लस ये माइनस, तो ऊपर वाला पोर्शन प्लस नीचे वाला नेगेटिव। तो सीओ का जो भरा हुआ है दैट इज पाई स्टार 2px, ये भी भरा हुआ है, और पाई स्टार 2py, कोई एक ले लो, कोई एक ले लो, दोनों सेम एनर्जी के, एक मैं ले लेता हूं। तो उसकी जो शेप है ना कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, और इसको भी आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ट फॉर्म में दिखा सकते हो। ठीक है, टिल्टेड फॉर्म में ऐसे, एक लो प्लस होता है और एक माइनस होता है। ठीक है, ये सीओ का है, सीओ का कौन सा, वैकेंट, ये वैकेंट है, लिख दो यहाँ पे वैकेंट, कैसे बॉन्डिंग होती है वो दिखा रहा हूं, वैकेंट पाई स्टार 2px। और ये मेटल का फील्ड, मेटल का फील्ड, ठीक है ना, ये फील्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो जब ये पास में आएंगे, फील्ड वाले को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, जब ये पास में आएंगे तो क्या हुआ था, इनके बीच में ये वाली सिग्मा बॉन्डिंग हुई थी ना, ये वाली तो सिग्मा बॉन्डिंग हुई थी सर, इसने इलेक्ट्रॉन ऐसे दिए थे, सिग्मा बॉन्ड बन गया था, है ना। लेकिन सर अब जैसे ये क्लोज में आएंगे तो इसके फील्ड वाले इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि सेम फेज टकरा गए सर, है ना, सेम फेज टकरा गए, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो जाएगी, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, है ना, इसमें और इसमें। तो इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज पाई बॉन्ड। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सीओ इलेक्ट्रॉन देता है और पाई बॉन्ड के थ्रू सीओ इलेक्ट्रॉन लेता है मेटल से। ठीक है ना, एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से वापस लेना, ठीक है, देगा और ऐसे ले लेगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका पाई बॉन्ड। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में सिग्मा प्लस पाई दोनों बॉन्ड बनते हैं, राइट, सिग्मा एंड पाई, सिग्मा एंड पाई। और ये दो बॉन्ड है ना, अगर वैसे देखा जाए ना तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड जो बनता है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ये सिग्मा बॉन्ड। क्यों, क्योंकि कार्बन इतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना, और इसका ये जो ओवरलैपिंग जो है ना इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है, ये वाली जो ओवरलैपिंग है, फेस टू फेस ओवरलैपिंग इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड थोड़ा सा होता है वीक, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड बना है ना, पाई बॉन्ड ये होता है काफी स्ट्रोंग। ठीक है, काफी स्ट्रोंग होता है, पाई बॉन्ड इज स्ट्रोंग, सिग्मा बॉन्ड इज वीक, क्योंकि यहाँ पे ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, राइट, ये पॉइंट लिख सकते हो, हियर सिग्मा बॉन्ड इज वीक, पाई बॉन्ड इज स्ट्रोंग, एंड ड्यू टू दिस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस क्या होगा, इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी, ड्यू टू दिस CO becomes strong ligand, strong ligand, strong ligand हो गया भाई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस ले लिया, ठीक है ना, वापस ले लिया अपने ऊपर, ठीक है।
हो गया नोट डाउन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लो बेटा। ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा कहीं पर भी किसी भी लेवल पे, और इस चीज को समझ लेना बहुत ही अच्छे से। लिख लो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को। देखो लिगैंड को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, केवल और केवल पाई डोनर। जैसे पाई डोनर पे कौन सा, F नेगेटिव, इसके पास सिग्मा कुछ है ही नहीं यहाँ पे पाई बॉन्ड की तरफ से। एक होगा सिग्मा डोनर, और कौन से आ सकते हैं, Cl नेगेटिव है ना, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सब जो है ना पाई डोनर है। ओके, सिग्मा डोनर कौन से हैं, जैसे ये वाले न्यूट्रल, ये वाले, ठीक है, OH2 ये वाले, ये सिग्मा डोनर है। और एक होंगे सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, एक ही होंगे, ठीक है। सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर एक ही होते हैं, जैसे CO, Cl नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं ना, देखो अगर पाई डोनर होगा तो वो जो है ना बहुत ही वीक लिगेंड होते हैं, बहुत ही वीक लिगेंड। ओके, ऐसे बढ़ती जाती है बेटा, ये है कॉन्सेप्ट। लिगेंड की स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ेगी, लिगेंड की जो स्ट्रेंथ है ना वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। अगर वो पाई डोनर है, आप अपनी सीरीज में भी देख लेना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ना, स्पेक्ट्रो बोल रहा हूं, हाँ स्पेक्ट्रो ये बिल्कुल, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही इसको फाइंड आउट किया जाता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आप बड़े ध्यान से देखना, पाई डोनर वाले ये बिल्कुल लेफ्ट में होते हैं, फिर ये केवल सिग्मा डोनर वाले बीच में होंगे, और ये सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, इसमें भी फिर पता है ऐसे बोल सकते हैं, वीक डोनर एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर, यानी कि देंगे कम लेने वाले ज्यादा। एक थोड़ा सा ये हो सकता है अच्छा खासा देंगे लेकिन लेंगे कम, वो एक अलग कैटेगरी है, उसको हम इस लेवल पे नहीं करेंगे, वो बाद में स्टडी होती है। सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर दे के वापिस ले लेना, तो ये वाले तो भाई साहब पूछो मत, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये वीक, और ये मीडियम स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो, मीडियम स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। तो ये है OMC की कहानी। OMC में एक क्लास और ली जा सकती है भाई, ठीक है, उसमें कुछ चीजें जो है ना, वैसे तो समझो कि हो गया, अगर इसमें हाँ 1-2 पॉइंट बचते हैं, एक क्लास और ले लेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, है ना, और 2-3 चीजें बची हुई है वो ले लेंगे। समझ में आई आज की कहानी, कैसे कैसे बॉन्डिंग होती है, CO कहाँ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कहाँ ले सकता है, कितने टाइप के लिगेंड हो सकते हैं, वीक कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग, आज आपको पता लग गया होगा। अब ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो ऑर्डर दिया है ना, आप लोग तो पूछोगे नहीं कि सर ये ऐसा ऑर्डर क्यों है, और स्टूडेंट पूछेंगे, ठीक है, तो ये होता है कहानी, ठीक है, क्योंकि इसको स्ट्रॉन्ग बनाने वाला इसीलिए वो है क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन वापिस ले लिए। ओके, अभी उनके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट, ये तो बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, ये दे के वापिस ले लेंगे, ठीक है। चलिए इसको आज ही यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में देंगे।